Hello everyone. It's an 11th lecture of Indian Penal Code, and in today's lecture, in continuation of general exceptions, we'll understand section 76 and section 79. आज की क्लास में हम जनरल एक्सेप्शंस को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 76 और सेक्शन 79 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये दोनों सेक्शंस किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर है और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं दोनों में, तो वो सब हम आज की क्लास में समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास एंड अंडरस्टैंड दीज टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन. ओके, सो general exception as in the previous class मैंने आपसे डिस्कस किया था that it applies to the whole IPC. पूरे के पूरे IPC पे जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं. चैप्टर 4 अप्लाई होते हैं. इसका मतलब है the offenses covered under Indian Penal Code, on all these offenses, these exceptions which are given from section 76 to section 106 ये अप्लाई होते हैं. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और अगर सारे के सारे सेक्शंस पे अप्लाई होता है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस सारे के सारे सेक्शंस पे अगर अप्लाई होता है on all the penal provisions, if these exceptions are applicable, then why क्यों इनको लिखा क्यों नहीं गया? Why it has not been specifically written there? क्यों नहीं इसको मेंशन किया गया है? हर सेक्शन के बाद क्यों नहीं लिखा गया है that general exceptions like ये सारी चीजें इस पे अप्लाई होंगी? there are 511 sections in Indian Penal Code और हर सेक्शन के साथ अगर आप लिखेंगे तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या किया गया है और वेयर इज इट रिटन दैट द जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 दिस अप्लाइज ऑन द होल आईपीसी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि सारे सेक्शंस के साथ तो लिखा नहीं हुआ है. हर सेक्शन के साथ इट हैजंट बीन मेंशन्ड इन द इंडियन पीनल कोड दैट द जनरल एक्सेप्शंस विल अप्लाई. सो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट सेक्शन 6 of IPC talks about this. Section 6 IPC का कहता है that on every penal provision, on every explanation, even illustrations, on every offense under Indian Penal Code, on every penal provision, the general exceptions, the concept of general exceptions, the chapter 4, section 76 to section 106 will apply. तो सेक्शन 6 में ये लिखा हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना. इंटरव्यू में अगर आपसे पूछते हैं कि कहां पे लिखा, आप बोल रहे हो कि जनरल एक्सेप्शंस तो अप्लाई होते हैं सारे के सारे पेनल प्रोविजंस पे आईपीसी पे, तो ये लिखा कहां पे है? वेयर इज द सोर्स? देन यू वुड से सर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट दिस, that the principles of general exceptions will apply on all the penal provisions of Indian Penal Code, even it applies on the explanations, the illustrations, हर एक चीज पे अप्लाई होता है. चैप्टर 4 सेक्शन 6 में लिखा हुआ है. Now the second question comes, does it apply on all offenses, the offenses which are not covered by Indian Penal Code? क्या जो आईपीसी जिन ऑफेंसेस को कवर नहीं करता है उन ऑफेंसेस के ऊपर भी जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं? इसको लिख लीजिए आप. डू जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई on all offenses? ये प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. इट्स आंसर इज, नाउ इसका all offenses का मतलब है the offenses which are not covered under Indian Penal Code.
जो आईपीसी के अंडर ऑफेंसेस नहीं है, किसी दूसरे लॉ में, किसी दूसरे एक्ट्स में अगर वो ऑफेंसेस हैं तो उन पे जनरल, क्योंकि सेक्शन 6 तो सिर्फ आईपीसी के बारे में बात कर रहा है, दैट चैप्टर 4 विल अप्लाई ऑन ऑल पीनल प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड, बट व्हाट अबाउट द अदर ऑफेंसेस, बाकी ऑफेंसेस का क्या? तो ये क्वेश्चन, this question is very important. Hey, see, section 40 para 2 says that chapter 4 applies on special as well as local laws. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सेक्शन 40 which talks about offense, para 2 specifically and categorically says that chapter 4, which means the chapter of general exceptions, that applies, chapter 4 applies on local as well as special laws. Special laws, local law or special law. So it applies, it means general exceptions chapter 4 applies on all offenses. सारे के सारे offenses पे general exceptions apply करते हैं. chapter 4 सारे के सारे offenses पे apply होता है. section 40 para 2 talks about this, right? so ये दो important questions हैं यहाँ पे. एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है which becomes, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, see in previous class I told you the burden of proof is on the accused. The burden of proof, the onus of proof rather, it must be said, the onus of proof or the burden of proof is on the accused to prove that his case falls under the general exceptions. कौन प्रूव करेगा? accused कहेगा ना, क्योंकि accused बोल रहा है कि मैं अनसाउंड माइंड हूं या मैं 7 years ऑफ और बिलो 7 years ऑफ एज हूं, या मैं जनरल एक्सेप्शन पे मेरे से गलती से ऐसे हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, whatever defense it is, it has been taken by the accused. So accused will have the onus of proof, the accused will have the burden of proof to prove कि जनरल एक्सेप्शंस मेरे केस में अप्लाई होती हैं. और बर्डन ऑफ प्रूफ की जहां तक बात आती है, this is BOP, this is burden of proof, burden of proving under section 105 of Indian Evidence Act. I told you in the previous class that the court shall presume that there is no general exception. कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा, द प्रिजम्पशन विल बी कि जनरल एक्सेप्शंस नहीं है. एक उल्टी प्रिजम्पशन यहाँ पे कोर्ट लेके चलता है. इसका मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर पूरा का पूरा बर्डन है. द ओनर्स इज द कंप्लीट ओनर्स, द एंटायर ओनर्स और द एंटायर बर्डन इज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव कि जनरल एक्सेप्शंस में आपका मैटर फॉल कर रहा है, राइट? बट यहां पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेट्स सपोज देयर इज एन अक्यूज्ड, एक अक्यूज्ड है, and everybody know now he has committed an offense, he has committed an act which is an offense under Indian Penal Code. उसने कोई एक्ट किया है ऐसा जो कि आईपीसी के अंडर, या फिर हम आईपीसी की बात कर रहे हैं अभी, इवन दो जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी के अलावा जो ऑफेंसेस है उन पे भी अप्लाई होता है, बट अभी हम आईपीसी की बारे में बात कर रहे हैं. सी देयर इज एन अक्यूज्ड who is of unsound mind. A person of unsound mind, एक पागल आदमी है और उसने एक एक्ट किया है which is an offense under Indian Penal Code. Now everybody knows that this person is a person of unsound mind. ये आदमी unsound mind person है, उसके अगेंस्ट केस हो जाता है, वो कोर्ट में पेश होता है, but he fails to take the defense of general exception. He fails to take the defense of general exception, the defense of chapter 4. He did not take the defense of general exception. वो नहीं लेता है. अब हर किसी को पता है that this person is of unsound mind. Now this becomes the duty of the presiding officer, this becomes the duty of the court to tell him that
your matter falls under general exception, you have this defense, I am ready to give you this defense, please take it. This becomes a very 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 important question for mains. मेंस में ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है जनरल एक्सेप्शन में. ये बारीकियां हैं सेक्शन 6 की, जो कि कहता है कि आईपीसी के हर एक पिनल प्रोविजन पे, चाहे वो एक्सप्लेनेशन है या इलस्ट्रेशन है या कोई वो पूरा का पूरा सेक्शन है, उस पे जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं. स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कोर्ट की कि वो उसको इन्फॉर्म करे अगर वो डिफेंस नहीं ले रहा है तो, चाहे वो प्रिजम्पशन उल्टा, चाहे वो अंडर सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, whether the court will take the presumption that there is no general exception, but अगर कोई ऐसा केस है जहां पे बनता है उसका डिफेंस, then the court should inform, the court should tell कि आपका जनरल एक्सेप्शन का ये डिफेंस बनता है, आप क्यों नहीं ले रहे हो. इंटरव्यू में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इन्फॉर्म टू द अक्यूज्ड that your matter falls under one of the general exceptions. Why don't you take this defense? Right? So this is a very important question. आप इसको लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए. आज की क्लास में जो हम दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डील करने वाले हैं वो सेक्शंस सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 है. सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79. सेक्शन 76 सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से याद रखें दैट सेक्शन 76 टॉक्स अबाउट बाउंड बाय लॉ एंड 79 इज जस्टिफाइड बाय लॉ. ठीक है, अब ये बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं. सेक्शन 76 इज बाउंड बाय लॉ एंड सेक्शन 79 इज जस्टिफाइड बाय लॉ. अब देखते हैं कि सेक्शन 76 क्या कहता है. लेट्स रीड इट. इट रीड्स एज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who is bound by law. So see, there are two parts of section 76 and in the same way there are two parts of section 79. section 76 भी दो parts में है और section 79 भी दो parts में है. section 76 कहता है nothing is an offense which is done by a person who is bound by law. अगर कोई person है जो कि bound by law है और उसमें कोई act किया है, कोई omission किया है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 76 इज दिस: नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of mistake of law, in good faith believes that he is bound by law. Mistake of fact की वजह से, mistake of law की वजह से नहीं, mistake of fact की वजह से in good faith, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. In good faith he believes that he is bound by law. Mistake of fact की वजह से उस पर्सन को लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है. सो हियर द सेकेंड पार्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ. सी, मिस्टेक ऑफ लॉ, mistake of law is no defense. Ignorantia lex non excusat. बहुत इंपॉर्टेंट एक मैक्सिम है, एक बहुत पॉपुलर मैक्सिम है. इग्नोरेशिया लेक्स नॉन एक्सक्यूजेट. मैं बता चुका हूं आपको, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज.
अगर आप कहते हैं कि मुझे मेयर जॉर्ज हंस का केस है, वो मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपके साथ. इग्नोरेंस लॉ की इज नो एक्सक्यूज. अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी aware about the law of the land. Every person is presumed to be aware, know about the law of the land. हर एक पर्सन को ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको लॉ ऑफ द लैंड, उस जगह के लॉ का पता है. ये प्रिजम्पशन एक जनरल प्रिजम्पशन है. ये प्रिजम्पशन चलती है. और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज no excuse. Ignorantia lex non excuse it. Even कोई foreigner अगर visit करा, let's suppose a foreigner visits India, you cannot expect from a foreigner that he must be aware about all the laws of India, and if he commits any act or omission which comes under the category of an offense, whether under the Indian Penal Code or under any other law, then he cannot take a defense that he was not aware about this particular law of the country, because every person is presumed to be aware about the law of the land. ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि हर किसी को, अदरवाइज क्या होगा, देखो कोई भी यही कह देगा ना कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये भी ऐसा भी कोई एक्ट है, ऐसा भी कोई लॉ है, मुझे नहीं पता था, मैं तो इग्नोरेंस में काम कर रहा था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ थी मेरे को. तो ये तो प्रिजम्पशन, एवरीबडी विल स्टार्ट टेकिंग दिस एक्सक्यूज दैट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ, अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, सो प्लीज आई हैव नॉट कमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंस. मैंने किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था. नो, यू कैन नॉट टेक दिस डिफेंस. Ignorantia lex non excused. But when it comes to mistake of fact, it says ignorantia facti doth excuse. Ignorantia facti doth excuse का मतलब है कि ignorance of fact is excusable. Ignorantia facti doth excuse it. That ignorance of fact की ignorance एक excuse हो सकती है, but ignorance law की कोई excuse नहीं होगी, right? So by reason of mistake of fact, he believes in good faith that he is bound by law. By reason of mistake of fact, ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको ऐसा लगता है दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, कि वो बाउंड बाय लॉ है. तो अगर देखो यहां पे बाउंड बाय लॉ है डायरेक्ट, एंड यहां पे है फैक्ट के मिस्टेक की वजह से, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ही बिलीव्स इन गुड फेथ. ही बिलीव्स इन गुड फेथ that he is bound by law. Then this act or the omission will fall under section 76, and he will not be liable for any kind of punishment, for any kind of offense. उसने, इसका मतलब होगा कि उसने कोई offense नहीं commit किया है, right? So यहाँ पे bound by law, और यहां पे देखो मैंने आपको सेक्शन 76 का बताया दैट दिस इज इन टू पार्ट्स. फर्स्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ. और सेकंड पार्ट में इसमें मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कौन सी है? दिस इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दिस इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, बिकॉज वी ऑल नो दैट मिस्टेक ऑफ लॉ इज not an offense. Ignorantia lex non excused, whereas ignorantia facti doth excuse or excused. फैक्ट का अगर इग्नोरेंस है तो दैट कैन बी टेकन एज एन एक्सक्यूज, दैट कैन बी टेकन एज ए डिफेंस, राइट? तो यहां पे इग्नोरेंस फैक्ट की है, इग्नोरेंस लॉ की नहीं है. बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ही बिलीव्स इन गुड फेथ. उसने ऐसा बिलीव करता है, गुड फेथ में बिलीव करता है दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, राइट? अब यहां पे बात ये आती है कि बाउंड बाय लॉ का क्या मतलब है? बाउंड बाय लॉ, सी,
बाउंड बाय लॉ का मतलब है दैट यू आर लीगली बाउंड टू डू सर्टेन थिंग्स, टू डू सर्टेन एक्ट्स, एंड इफ यू omit to do that act or do those particular acts, it will fall under the category of illegal omission and you will be liable for punishment. आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप ऑफेंस होने से रोकें. टू प्रिवेंट द ऑफेंस इज वन ऑफ योर ड्यूटीज. आपके सामने किसी का रेप हो रहा है, आपके सामने कोई किसी के घर में चोरी कर रहा है, एंड यू आर ऑन ड्यूटी दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड स्टिल यू आर नॉट प्रिवेंटिंग इट, स्टिल यू आर नॉट स्टॉपिंग इट, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दैट. आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हो. You are just a silent spectator seeing it. एक साइलेंट स्पेक्टेटर, एक मूक दर्शक की तरह आप उसको देख रहे हो. इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस. आप ओमिशन कर रहे हो, एंड दिस ओमिशन इज एन इलीगल ओमिशन बिकॉज यू आर लीगली बाउंड टू प्रिवेंट दिस एक्ट, टू स्टॉप दिस एक्ट. आप लीगली बाउंड हो, दिस इज वन ऑफ योर लीगल ड्यूटी, और आप वो ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आप ओमिशन कर रहे हो, एंड दिस ओमिशन इज एन इलीगल ओमिशन. इट मीन्स यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस. एंड रिसेंटली यू स्टडीड, यू पीपल हैव स्टडीड अबेटमेंट, एंड इन अबेटमेंट इंटेंशनल एडिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट इफ यू आर लीगली बाउंड टू डू अ सर्टेन एक्ट and you are omitting it, and you are in, it means अब अगर ये पुलिस वाला एग्जांपल मैं लूं तो ये एड भी कर रहा है. he is intentionally aiding, he is facilitating the commission of this offense. ये फैसिलिटेट कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इस ऑफेंस को कमिट होने में. It means he is also liable for abatement of offense. वो उसकी हेल्प कर रहा है. बाय इंटेंशनल एडिंग ही इज लाइबल, ही इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. तो जब आप लीगली बाउंड होते हो, बाउंड बाय लॉ, एक सोल्जर है, एक पुलिस ऑफिसर है, कोई भी पर्सन है जो कि जिसके ऊपर लॉ इंपोजेस अ ड्यूटी, एंड इफ ही ओमिट्स टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, लॉ ने आपके ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करी है, ये आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज, और अगर आप ओमिट करोगे, सो दिस ओमिशन विल नॉट बी अ मेयर ओमिशन, इट विल बी एन इलीगल ओमिशन, एंड यू विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर दैट. उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. तो बाउंड बाय लॉ यहां पे ये कहता है. Now there is an illustration of section 76, illustration A, and it explains the complete law, it explains the whole law of section 76. पूरे के पूरे कानून, पूरा का पूरा जो प्रोविजन है सेक्शन 76, सेक्शन 76, उसको पूरे को एक्सप्लेन कर देती है इसकी इलस्ट्रेशन नंबर A. इलस्ट्रेशन A क्या है? इलस्ट्रेशन एक बार उसको देख लेते, और उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 79 पे. सी इलस्ट्रेशन ए, ये क्या कहती है? इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 76 says that a soldier fires on a mob by the orders of a superior officer. एक सोल्जर है, उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है that you fire on this mob. mob मतलब एक भीड़ है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, राइट? And the superior officer has given the order to the subordinate officer, the soldier, that you fire on this mob. अब एक सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करना इसकी लीगल ड्यूटी है. अदरवाइज इफ ही सेज नो सर, मैं नहीं करूंगा इसको, व्हाट विल बी द रिपरकशन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है. You know, there can be many other repercussions of it. बहुत ज्यादा कई सारी चीजें उसके साथ हो सकती हैं. उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है.
राइट। सोल्जर है एक, उसका सुपीरियर ऑफिसर कह रहा है एक भीड़ है, प्रोटेस्टर्स है, मॉब है, उसके ऊपर फायर कर दो। A soldier fires on a mob by the orders of the superior officer in conformity with the commands of the law। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है इलस्ट्रेशन ए के अंदर, जो कि पूरे के पूरे प्रोविजन को एक्सप्लेन कर देती है। इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। ये जो ऑर्डर है सुपीरियर ऑफिसर का, दिस इज इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, इट मीन्स इट्स अ लॉफुल ऑर्डर, इट्स अ लीगल ऑर्डर, इट्स नॉट एन अनलॉफुल ऑर्डर और एन इलीगल ऑर्डर। A has committed no offense. In conformity with the commands of the law is very, very important here, which explains the complete law of section 76. ये जो ऑर्डर दिया है सुपीरियर ऑफिसर ने सोल्जर को, दिस मस्ट बी इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ मीन्स दिस ऑर्डर इज अ लॉफुल ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज अ लीगल ऑर्डर, इट इज नॉट एन अनलॉफुल ऑर्डर, इट इज नॉट एन इलीगल ऑर्डर। ये एक लॉफुल ऑर्डर है, एक लीगल ऑर्डर है, इसलिए A has committed no offense। A ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। एक सोल्जर को उसके सुपीरियर ऑफिसर ने एक लॉफुल ऑर्डर दिया है उस कि तू फायर कर दे, इस मॉब पे गोली चला दे, और उसने गोली अगर चला दी तो क्योंकि ये लॉफुल ऑर्डर था तो A is not liable। But what about the unlawful order, and what about the illegal order? If the superior officer has given an illegal order, then will this subordinate officer be bound by law to perform that order, to comply with that order? The answer is no। देखो, एक सुपीरियर ऑफिसर है, इसी इलस्ट्रेशन में हम रहते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फैक्ट्स को। ये इलस्ट्रेशन नहीं है बट थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। एक सुपीरियर ऑफिसर है, उसकी मान लीजिए ये एक सुपीरियर ऑफिसर है और इसका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, ठीक है, बी, ये साथ में है, एंड देयर इज दिस पर्सन सी। अब ये जो सुपीरियर ऑफिसर है, ये सुपीरियर ऑफिसर है, ये इसको कुछ करने के लिए कहता है और ये मना कर देता है, ही डिनाइज। अब ये अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के साथ होता है, छोटे ऑफिसर के साथ है ए, इसने इस पर्सन को कुछ करने के लिए बोला और उसने मना कर दिया, तो इसको बड़ा एम्बैरस फील हुआ, बेइज्जती महसूस हुई। ये फिर से कहता है कि तू कर इसको, तू कैसे मना कर सकता है मुझे, और रौब दिखाता है अपना, मैं ये हूं, मैं तेरे को बंद कर दूंगा अभी के अभी, तेरी हिम्मत कैसे होगी मैंने तेरे को कुछ बोला और तू मना करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। वो फिर से कह देता है मैं नहीं करूंगा, तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला। नाउ दिस superior officer gives an orders to his subordinate officer to fire। ये कहता है कि गोली मार दे इसको। ये जो इसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर था, जो इससे नीचे पद पे जो इसके साथ जो ऑफिसर था, उसको कहता है गोली मार दे इसको, एंड ही फायर्स, और इसने इसको गोली मार दी। Now, is it a lawful order? Will be liable for it? A तो liable है ये, will be liable for this। वो कहता है जी ये तो मेरे सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर था और मैंने उसको ऑर्डर को फॉलो किया, अगर नहीं करता तो ये इलीगल ओमिशन हो जाता। A will be liable for this because this is not a lawful order, this is not in the conformity with the commands of the law। B is not bound by law here। B is not bound by law to obey, to comply with this order, because this is not a lawful order, this is not
an order in conformity with the commands of the law. This is an illegal order, this is an unlawful order, and if he omits to do this, this will not fall under the category of illegal omission. ये illegal omission नहीं होगा अगर वो उसको नहीं मानेगा तो। कोई disciplinary inquiry, कोई उसके ऊपर डिपार्टमेंटल पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा उसका। He is not bound to comply with the unlawful order or illegal order, वो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। See, bound by law का मतलब यहां पे है you are bound by law here to follow those orders, to do that act which is legal, which is lawful, which is in conformity with the commands of the law, right? So this illustration से एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, इलस्ट्रेशन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव नारायण सिंह 1981 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव नारायण सिंह 1981 सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहां पे सेक्शन 76 के ऊपर, जो कि पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन उसी के ऊपर आप कह सकते हैं, या फिर इस इलस्ट्रेशन के ऊपर। देखो, ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव नारायण सिंह। दिस इज 1981 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव नारायण सिंह 1981 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या होता है? इस केस में सी देयर वाज अ मॉब, देयर वर सम प्रोटेस्टर्स, और वेस्ट बंगाल का के जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, एंड इट वेंट टू अ सर्टेन लेवल। बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं प्रोटेस्टर्स, दे स्टार्ट थ्रोइंग द पेट्रोल बॉम्ब्स, आग लगाना शुरू कर दिया उन्होंने गाड़ियों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा इट वाज हाथ से निकल गई थी पूरी की पूरी सिचुएशन। There were some casualties as well. एक दो लोग मर भी गए इसमें। पुलिस वाले, 2-3 पुलिस वाले भी they were grievously injured. Grievous injuries पुलिस वालों को भी, 1-2 पुलिस वालों को आई। पेट्रोल बम्स फेंक रहे थे या पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, डेवेस्टेट कर रहे थे। पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जा रहे थे बोटल्स के अंदर, शीशे की बोटल्स के अंदर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा के फेंक रहे थे, एंड द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ पुलिस वालों को भी बहुत गंभीर चोटें आई, 1-2 लोग मर भी गए इसके अंदर। नाउ द डीसीपी कम्स एंड ही ऑर्डर्स टू फायर। डीसीपी आता है, देखता है कि हाथ से सिचुएशन निकल गई है, एंड ये बहुत वायलेंट हो गए हैं लोग, इनको कैसे कंट्रोल करें, एंड ही ऑर्डर्स टू फायर एट द मॉब। और वो फायर करने के लिए ऑर्डर दे देता है कि गोली मार दो, गोली चलाओ। नाउ द मैटर कम्स बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट वेदर दिस ऑर्डर ऑफ द डीसीपी is a justified order or not, whether this order was a lawful order or not, then here the Honorable Supreme Court says that the duty of the police officers is to maintain the law and order. पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। What do you expect from a police? What do you expect from police? जब आग लगाई जा रही है, पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं वहां पे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पुलिस? क्या एक्सपेक्ट करते हो आप पुलिस से? व्हाट शुड दे डू? क्या करना चाहिए था उनको? they are held not liable for any punishment. The order is a lawful order. It is justified by law. The Honorable Supreme Court here says that it is justified by law. The order is a lawful order. The DCP is not liable for any offense, for any punishment. Honorable Supreme Court ने कहा कि कोई भी offense उसने नहीं commit किया है. It's justified by law. It is a lawful order. So here
whatever is now here in bound by law में justified by law भी होना चाहिए. Bound by law में it must be justified by law as well. So this was ये section 76 था. Now let's come to section 79, justified by law. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law. अगर कोई person justified by law है, उसने कोई act किया है, कोई काम किया है, so it will not be an offense. Or nothing is an offense which is done by a person by reason of mistake of fact and not by mistake of law. He believes in good faith that he is justified by law. Same चीजें हैं. Mistake of fact and not mistake of law. He believes in good faith, justified by law. The language is very similar here. Section 79, justified by law, and section 76 is bound by law. It says nothing is an offense which is done by a person who is justified by law. Or nothing is an offense which is done by a person who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law believes in good faith, सारे के सारे ingredients वही हैं, believes in good faith that he is justified by law. By reason of mistake of fact and not mistake of law, not mistake of law, believes in good faith, believes in good faith that he is justified by law. मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में उसको ऐसा लगता है दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ. सी जस्टिफाइड बाय लॉ ये इतना इंपॉर्टेंट है. सी बाउंड बाय लॉ में भी द ऑर्डर मस्ट बी जस्टिफाइड बाय लॉ. यहां पे भी जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए. तो जस्टिफाइड बाय लॉ को समझते हैं. देखो सी इन जस्टिफाइड बाय लॉ the complete sections, all the provisions of your right to property, so your right to private defense, section 96 to section 106, right to private defense पूरा का पूरा क्या है? Justified by law है. कोई पर्सन आपको आता है मारने के लिए बंदूक लेके हाथ में, गोली चलाने ही वाला था, आप फटाफट से आप किसी तरीके से मैनेज करते हो और आप उसके पेट में चाकू मार देते हो. जस्टिफाइड बाय लॉ. अगर ऐसा नहीं, सिचुएशन ये नहीं होती तो क्या होता? मर्डर. बट द सिचुएशन इज दिस दैट यू हैव एक्टेड इन योर सेल्फ डिफेंस, यू हैव एक्टेड, यू हैव यूज्ड योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड दिस इज नॉट एन ऑफेंस. ये ऑफेंस नहीं है. राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपने यूज किया है एंड this is justified by law. This act is justified by law. Right of private defense क्या है? This is justified by law. A hangman, जल्लाद क्या करता है? वो फांसी पे चढ़ाता है ना, खींचता है. All ingredients of murder, सारे के सारे ingredients murder के हैं. But he is justified by law. His act is justified by law. Hangman, जल्लाद जो अक्यूज्ड को, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट, कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है, तो उसको कौन फांसी पे कौन चढ़ाएगा? कौन उसको फांसी लगाता है? जल्लाद, हैंगमैन. वो तो मार रहा है किसी को, उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए. नो, ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ. एक पर्सन है जो कि अपने खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बैठा है. अ पर्सन इज गार्डिंग हिज मेज फील्ड. मेज जो ज्वार जो होती है, ही इज प्रोटेक्टिंग हिज मेज फील्ड्स. ही सीज दैट देयर इज समथिंग, he sees an object, moving object there in his field.
वो देखता है कि मेरे खेतों में कुछ घुस गया है, कुछ हिल रहा है वहां पे बहुत जोर जोर से। एरो चलाता है, तीर चलाता है और उसको दिस मूविंग he throws an arrow at this moving object believing it to be a bear. उसको लगता है कि मेरे खेत में कोई भालू घुस गया है। Believing he believes that this is a bear has come in my field and it will definitely destroy it. It will definitely destroy my crop. पूरे की पूरी फसल को खराब कर देगा। वहां से तीर मारता है उसको और फिर पता चलता है कि ये तो कोई आदमी था। Now what is this? The mens rea, the requisite mens rea is absent here. So when the requisite mens rea is absent, the person was incapable of forming that mens rea. This is justified by law. He has committed no offense. उसने कोई offense नहीं किया है। He acted in good faith. उसने गुड फेथ में एक्ट किया है, उसने ऑनेस्ट बिलीफ में एक्ट किया है। He did not know that there is a person behind this. इसके पीछे कोई इंसान है, उसको नहीं पता था। So all these acts, all these things are justified by law. बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं जस्टिफाइड बाय लॉ में, बहुत सारी चीजें जस्टिफाइड लॉ में आती है। If anything which is justified by law, it means you have committed no offense. बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जस्टिफाइड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ, बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती है जब आप केस लॉज को पढ़ते हो। यहां पे आप दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। नाउ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट Section 76 talks about bound by law and Section 79 talks about justified by law. अभी हम कुछ mixed cases, कुछ situations को देखते हैं। There is a very famous case, R versus Tolson. R versus Tolson English case है। This is of 1889, 1889 का पुराना केस है। R versus Tolson, इसमें क्या होता है? There is this husband and there is wife. Husband जाता है कहीं पे शिप पे and this ship is lost into the sea. Husband and wife है and husband ship में कहीं पे जाता है पानी के जहाज में and this ship lost into the sea. गायब हो जाती है कहीं सी में, समुद्र में कहीं गायब हो जाती है, डूब जाती है, कहाँ चली जाती है, nobody knows. Now this wife, she waits for 6 years. पूरे 6 साल इंतजार करती है that this husband will come back. But he does not come back. वो नहीं आता है. She believes in good faith that he is dead. He has died. मर गया है. And after 6 years, she marries someone. She marries. किसी से शादी कर लेती है. Now the husband comes. अब husband आ जाता है. एकदम से husband की एंट्री होती है, एकदम से कहीं से आ जाता है वो। 6 साल तक वेट किया वाइफ ने। हस्बैंड कहीं गया था शिप में, शिप डूब गई, गायब हो गई, कहाँ चली गई, nobody knows, किसी को नहीं पता। और जितने भी लोग थे उसमें they all were missing. The wife waited for complete 6 years and she believed that my husband is dead, he will not come back, he is no more. And after 6 years she gets, वो शादी कर लेती है किसी से। अब husband एकदम से आ जाता है, husband की एंट्री हो जाती है, कहीं से आ जाता है and he says that how can you do this? He files a case against this wife of bigamy. Section 494 Indian Penal Code talks about bigamy,
और यहां पे लिखा हुआ है that if a person is absent for a continuous period of 7 years, 7 साल का पीरियड है यहां पे 494 IPC, 7 साल तक अगर कोई एब्सेंट है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है इसके कि यू हैव नॉट हर्ड दिस पर्सन फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 years, 7 सालों से उसका पता ही नहीं है, 7 साल के बाद यू कैन, आप किसी से शादी कर सकते हो। अगर 7 साल के बाद किया है देन यू विल नॉट बी लायबल फॉर बाइगेमी सेक्शन 494 IPC, बट 7 साल से पहले आप नहीं कर सकते हो। ये पुराना केस है, 1889 का केस है, इंग्लिश केस है, तो यहाँ पे हम सेक्शन 494 के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्टिफाइड बाय लॉ, in good faith. She believes in good faith. This was an honest belief that her husband is dead. He is no more. He waited for a complete 6 years. पूरे के पूरे 6 साल तक उसने वेट किया. Now, when she got married, ये कहीं से आ गया. He has filed a case of bigamy against his wife. The court says that she acted in good faith. She had a honest and a reasonable belief that her husband is dead. उसकी एक honest और reasonable belief है that her husband is dead and she will not be liable for bigamy. यहां पे कोर्ट ने बोला that she will not be liable for bigamy. Right. Now, एक ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इंग्लिश केस है, R वर्सेस प्रिंस. R वर्सेस प्रिंस. R वर्सेस प्रिंस केस है. ये प्रिंस पूरा नाम इनका है हेनरी प्रिंस. हेनरी प्रिंस. होता क्या है, हेनरी प्रिंस को किसी से प्यार है एंड हर नेम इज एनी फिलिप्स. एक लड़की है एनी फिलिप्स. Now they are friends. They like each other. एक दूसरे को पसंद करते हैं. They are friends. Now Annie says to Henry that she is 18 years of age. कि वो 18 साल की है. But she was only 14 years old. But वो सिर्फ 14 साल की थी. Her physical appearance was also that she is mature enough. She must be 18 or above 18. वो दिखने में ऐसे लगती थी कि वो 18 साल से ऊपर या 18 साल की है. और जब हेनरी ने उससे पूछा था, हेनरी प्रिंस ने उससे पूछा था, she said that she is 18 years of age. वो 18 साल की है. But her real age was 14 years. वो सिर्फ 14 साल की थी. उसकी रियल एज, उसकी सही आयु जो थी वो 14 साल 14 ईयर्स की थी. नाउ वन फाइन डे द हेनरी प्रिंस ही टुक एनी फिलिप्स out of the possession, the lawful possession of her father without his consent. He took an unmarried girl out of the possession of her father from her legal guardian without his consent. An unmarried girl who is below 16 years or under 16 years has been taken away from the lawful possession of her father without her father's consent. ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स किसके हैं? किडनैपिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं. अगर आपने 16 इयर्स के अंडर अगर कोई लड़की है, 16 साल के नीचे अगर कोई लड़की है, 16 साल या उससे कम की अगर कोई लड़की है, उसको अगर आप ले जाते हो कहीं पे, लॉफुल पोजेशन में से आप उसको अगर कहीं ले जाते हो, लॉफुल पोजेशन ऑफ अ लीगल गार्जियन फ्रॉम अ गार्जियन विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, उनके कंसेंट के बिना अगर ले जाते हो, चाहे आपके इंटेंशन थी
उसको किडनैप करने की या नहीं थी, mens rea is not required here. This is an offense of strict liability. You will be liable for the offense of kidnapping. You've committed the offense of kidnapping. Mens rea is not required here. Intention, guilty conscience is not required here, that you were having a guilty intention to kidnap this girl, unmarried girl under 16 years of age. No, it's not required. The same has been held. The same was held by the honorable court here इन आर वर्सेस प्रिंस के आप अभी डिफेंस लेता है प्रिंस कि मेरे को तो इसने बोला था ये 18 साल की है और मैं आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ, मुझे नहीं पता था, मेरे को इसने बोला ये था और ये इतने की ही लगती भी है. So मुझे when I was not even aware about this fact that she is only 14 years, she is under 16 years, then how can you make me liable for the offense of kidnapping? The court says no. This offense does not require mens rea. ये mens rea की जरूरत नहीं है, इसमें intention की जरूरत नहीं है. This is an offense of strict liability. This is not justified by law. इसमें court ने held किया that you are liable for kidnapping. You will be punished. And he was convicted for kidnapping this unmarried girl, Annie Phillips, for the offense of kidnapping. इसको पनिश किया गया हेनरी प्रिंस को. बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉज है यहाँ पे. आर प्रिंस मैंने आपको बताया, आर वर्सेस टॉल्सन मैंने आपको बताया, और यहीं पे मैंने आपको स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव नारायण सिंह बताया, which is a case of bound by law, right? तो आज की क्लास में अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमने सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल एक्सेप्शन से डायरेक्ट आपके बनते हैं कि कहां पे लिखा है आईपीसी में कि जनरल एक्सेप्शंस या चैप्टर 4 पूरे के पूरे आईपीसी पे अप्लाई होता है. सेक्शन 6 में लिखा हुआ है. क्या सिर्फ आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस है उन्हीं पे जनरल एक्सेप्शंस लगेंगे या बाकी सारे ऑफेंसेस पे लगेंगे? सभी ऑफेंसेस पे लगेगा. चैप्टर 4 विल अप्लाई ऑन ऑल ऑफेंसेस वेदर इट इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड और एन ऑफेंस अंडर लोकल लॉ और एन ऑफेंस अंडर द स्पेशल लॉ. ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 विल बी एप्लीकेबल. कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 40 पैरा 2. फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि मेंस में उसके आने के चांसेस है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर अक्यूज ने डिफेंस नहीं लिया, ही फेल्ड टू टेक द डिफेंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन, ही डिड नॉट टेक द डिफेंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन, तो फिर उस केस में कोर्ट की क्या ड्यूटी है? The court has a statutory duty to inform this accused that you can take the defense of general exception. Why don't you take it? आप क्यों नहीं ले रहे हो? आपका डिफेंस बनता है. ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे. एंड आफ्टर दिस सेक्शन 76 which talks about bound by law and section 79 which talks about justified by law, उसमें हमने कुछ केस लॉज भी करे. Section 76, nothing is an offense which is done by a person who is bound by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes that he is bound by law. 2 पार्ट में है. एक, कोई ऑफेंस तो है ही नहीं अगर आप बाउंड बाय लॉ हैं तो, या फिर दूसरा पार्ट है बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट आ जाता है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से इन गुड फेथ यू बिलीव दैट यू आर बाउंड बाय लॉ. सेक्शन 79 में भी 2 पार्ट है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ. आप जस्टिफाइड बाय लॉ है, ऑफेंस नहीं है. और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ यू बिलीव दैट यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से इन गुड फेथ आपको लगता है दैट यू आर जस्टिफाइड बाय लॉ, इसका मतलब यू विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस, राइट. उसके बाद हमने कुछ इलस्ट्रेशंस करी, कुछ केसेस देखे और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी. सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मेंस वाला जो मैंने बताया था वो आपको ध्यान रखना है.
Now let's see from the Bayer Act. मैंने बताया सेक्शन 6 definitions in the code to be understood subject to exceptions, और ये exceptions general exceptions की बात हो रही है यहाँ पे. चैप्टर 4 की बात हो रही है यहाँ पे. सेक्शन 76 से लेके 106 की बात हो रही है यहाँ पे. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision and every illustration, even illustrations को भी shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, chapter 4. चाहे वो कोई penal provision है या कोई even illustration है, कोई offense है, सब के साथ general exceptions को आप पढ़ेंगे, right? Then कहां पे अप्लाई होता है? सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस पे अप्लाई होगा जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट चैप्टर 4, या सारे ऑफेंसेस पे होगा? इट विल अप्लाई इन ऑल काइंड ऑफ ऑफेंसेस. सेक्शन 40 पैरा 2 इन चैप्टर 4, एनी स्पेशल और द लोकल लॉ. ऑफेंस का मतलब है चैप्टर 4 के अंदर चाहे स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, उन सब पे चैप्टर 4 अप्लाई होगा. जनरल एक्सेप्शंस विल अप्लाई वेदर इट इज एन ऑफेंस अंडर एनी स्पेशल लॉ और अंडर एनी लोकल लॉ. आईपीसी पे तो सेक्शन 6 ने बोल ही दिया कि अप्लाई होगा. स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे भी अप्लाई होगा जनरल एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट. चैप्टर 4 दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 40 पैरा 2. सेक्शन 76 फिर हमने देखा, act done by a person bound or by mistake of act believing himself to be bound by law. Nothing is an offense which is done by a person who is by reason of mistake of fact. अब इसको आप इस तरीके से पढ़े, पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे? nothing is an offense which is done by a person who is, सीधा नीचे आ जाइए, who is bound by law. This is first part. Nothing is an offense, अब इसको ऐसे पढ़े सेकंड पार्ट कैसे? Nothing is an offense which is done by a person who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it, right? Illustration: A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. In conformity with the commands of the law is very, very important because this talks about the lawful order. It says that it must be a lawful order, it must be a legal order, it must not be an illegal order or an unlawful order. ये illegal या unlawful order नहीं होना चाहिए, ये एक lawful order होना चाहिए. It must be in conformity with the commands of the law. ठीक है, तो A has committed no offense. An officer of a court of justice being ordered by that court to arrest Y. A कोर्ट का ऑफिसर है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया, so this is an order of the superior authority कि आपको Y को अरेस्ट करना है. A after due inquiry, now this is due inquiry, पूरी की पूरी इंक्वायरी करने के बाद, सो दिस शोज द गुड फेथ दैट ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ. गुड फेथ कैसे प्रूव करोगे? कि मैंने पूरी इंक्वायरी करी, मैं वहां पे गया एंड बिलीविंग Z टू बी Y, और जो Z था मुझे लगा वो Y है. ये ऐसे ही नहीं कि तू आपकी पुलिस ये जाता है, ऑफिसर A जाता है Y को अरेस्ट करने और वहां पे किसी को भी देखा और उसको पकड़ लिया कि मेरे को लगा कि ये तो Y था और मैंने इसलिए. नो, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, पूरी इंक्वायरी करने के बाद वो गया है, उसने देखा है कि उसने सब किसी से पूछ भी लिया कि हाँ वो घर है, वहां पे जो भी बैठा मिलेगा वो Y है, और वहां पे गया, वहां पे Y नहीं Z बैठा था, क्योंकि सब ने उन्होंने बोला कि वहां पे Y बैठा है. तो आफ्टर ड्यू इंक्वायरी इट शोज दैट ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ. उसको Z को अरेस्ट कर लेता है, Y को अरेस्ट नहीं करता है. सो इसका मतलब है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है. ऑफेंस क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे रॉन्गफुल रीस्टेन हो जाता है, राइट? इलीगल अरेस्ट यहाँ पे हो जाता है अगर ऑफेंस बनता है. बट ही इज बाउंड बाय लॉ एंड हियर ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ ऑल्सो, राइट? सो ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस. Now section 79, act done by a person justified by law or by mistake of fact believing himself to be justified by law. ये भी उसी तरीके से दो पार्ट में है. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law. First part. Nothing is an offense which is done by a person who by reason of mistake of fact and not mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it.
तो मिस्टेक देखो, एक तो है बाउंड बाय लॉ या फिर जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है, दूसरा है मिस्टेक, और ये मिस्टेक कौन सी है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। दिस इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, राइट? बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंस लॉ की एक्सक्यूज नहीं होती है, कोई डिफेंस नहीं होता है। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। हर एक को ऐसा एक प्रिजम्पशन ये है कि आपको लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए, पता है, ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि आपको पता है। प्रिजम्पशन हियर, a mistake of fact, ignorantia facti doth excuse it या doth excuse, फैक्ट की अगर इग्नोरेंस है तो वो एक्सक्यूज, वो डिफेंस लिया जा सकता है। इलस्ट्रेशन, A sees Z commit what appears to A to be a murder। A ने Z को देखा कि वो किसी को मार रहा है, मर्डर कर रहा है। A को ऐसा लगा वो कुछ किसी को पीट रहा था या जो भी कुछ कर रहा था, तो इट अपीयर्स टू ए कि जो Z है ये किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है। इट अपीयर्स टू ए दैट Z इज कमिटिंग मर्डर ऑफ समबडी। नाउ A sees Z commit what appears to A to be a murder, ठीक है। A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith, वो जिस तरीके से भी उसको लगा, उसने देखा Z भाई किसी को मार रहा है, वो किसी का मर्डर कर रहा है। इट अपीयर्स टू A, और वो इन गुड फेथ, best to his judgment, in good faith of power which the law gives to all persons apprehending murderers, and fact seizes Z, वो Z को आके सीज कर लेता है, उसको वो किसी कमरे में बंद कर देता है, पकड़ लेता है, रस्सी से बांध देता है, whatever, right? In order to bring Z before the proper authorities, ताकि वो उसको proper authorities के पास ले जा सके, मतलब पुलिस के पास ले जा सके। A has committed no offense though it may turn out that Z was acting in self defense। बाद में पता चलता है कि Z किसी को मार नहीं रहा था, बल्कि वो तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। उसको किसी ने कुछ उसके साथ किसी ने कुछ किया है नहीं, वॉज मेयरली एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। बट ए को लगा दैट दैट Z इज कमिटिंग द मर्डर ऑफ समबडी, तो उसकी जो भी उसको गुड फेथ में जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसको कहीं पे बंद कर देता है, ताकि वो उसको प्रॉपर अथॉरिटीज के पास ले जा सके, पुलिस के पास ले जा सके। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा, सेक्शन 341 342 में ये नहीं जाएगा, बिकॉज हियर A is justified by law। Here the act of A is justified by law। ये justified by law है क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ऐसा हो रहा है, and in good faith he acted in this way, right? So this is all about section 76 and section 79। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, जो जहाँ से बनना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनने के चांस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरव्यू में ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल कंटिन्यू विद जनरल एक्सेप्शंस। 1 या 2 क्लास राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से 106 में भी क्लास लगेगी एक, और एक यहाँ पे भी लगेगी, तो मान के चले आप 2 या मैक्सिमम 3 क्लासेस जनरल एक्सेप्शंस की अभी बची हैं। एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट सम न्यू टॉपिक, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।